पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं इस शो की होस्ट, आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। आइए आज आपको लिए चलते हैं रिश्तों के सफ़र के एक खास स्टेशन पर जिसका नाम है अटैचमेंट यानी लगाव। किसी ने बहुत खूब कहा है, जज्बातों का मेरे हरदम कुछ तेज़ ज़रा बहाव रहा, जज्बातों का हरदम कुछ तेज जरा बहाव रहा, जिसने भी देखा हंस के 2 पल, उस शख्स से मुझे लगाव रहा। लगाव दोस्तों, लगाव अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है और उसका हमारे रिश्तों में होना बहुत ही स्वाभाविक है। पर जहाँ एक ओर लगाव हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, वहीं दूसरी ओर अत्यधिक लगाव के बोझ से हमारे रिश्ते बिखरने भी लगते हैं। तो आइए हमारे रिश्तों को बिखरने से बचाते हैं और स्टूडियो में हमारी गेस्ट सूजी सिंह जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका रिश्तों की डोरी शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ममता, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आके। थैंक यू सो मच मैम। और हम अपने शो की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह एक वीडियो देखते हैं। जरूर। 1969 में हुई एक रिसर्च के अनुसार अटैचमेंट की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, जब हमें कई लोगों और चीजों से लगाव होने लगता है। इसी लगाव के कारण हमारे अंदर इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस, एंजाइटी और कई तरह की भावनाएं जन्म लेती है। इसका प्रभाव न सिर्फ हमारे रिश्तों पर पड़ता है, बल्कि जीवन के दूसरे पहलू भी असंतुलित हो जाते हैं। अटैचमेंट कई प्रकार के होते हैं और इनसे डील करने के तरीके भी अटैचमेंट स्टाइल्स पर ही निर्भर करते हैं। आइए जानते हैं कि अटैचमेंट के विषय पर क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का। तो मैम, शुरुआत करते हैं इसी सवाल से कि अटैचमेंट यानी लगाव ये जीवन में कब और कैसे शुरू होता है? जन्म से लेके 6 हफ्ते तक बच्चा किसी से भी अटैच होगा जो उसकी केयर करता है। फिर 6 हफ्ते से लेके 6 महीने तक उसकी अटैचमेंट अपने प्राइमरी केयर गिवर, जो अक्सर उसकी माँ होती है, उसके साथ बनना शुरू होता है। इस दौरान बच्चा नए नए लोगों को पहचानना शुरू करता है, पर अभी वो नए चेहरे देख के डरता नहीं है। फिर जब 7 महीने पूरे होने को आते हैं और बच्चे की सोशल इंटरैक्शन शुरू हो जाती है, वो आपको देख के हंसता है, अलग अलग आवाज़ें बनाता है, आप उसके साथ जब खेलते हो, जिसको इंग्लिश में पीकबू कहा जाता है, तो बच्चा बड़ा अच्छा से आगे से रिस्पॉन्ड करता है। उस समय उसकी माँ के साथ एक बहुत गहरी और स्पेशल अटैचमेंट बनती है। जब बच्चे को माँ दिखती नहीं है तो वो एंग्शियस होने लगता है। राइट। और अब जब नए नए चेहरे आते हैं उसके सामने तो वो घबराने लगता है, उसे डर का एहसास शुरू हो जाता है। ये पहली बार होता होगा। पहली बार। और अब वो चाहता है कि माँ मेरे पास ही रहे और मुझे सेफ फील कराए और मुझे ये डर ना लगे। बिल्कुल। तो अगर इन पहले 18 महीनों में माँ जो है वो बच्चे के नॉन वर्बल सिग्नल्स सही तरीके से इंटरप्रेट करती है, समझती है और फिर एक प्रॉम्प्ट और प्रिडिक्टेबल वे में उसकी फिजिकल नीड्स और इमोशनल नीड्स दोनों ही पूरी करती है, तब जाके बच्चा सिक्योरली अटैच होता है माँ के साथ। और आमतौर पर हम फिजिकल नीड्स पे ही ध्यान दे पाते हैं क्योंकि इमोशनल हमें समझ ही नहीं आती। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे लोगों का ये सोचना है
कि एक छोटा सा बच्चा फील क्या ही करता होगा। बिल्कुल। उसको नहला दिया, मालिश कर दी, खिला दिया, सुला दिया, तो इतनी परवरिश उसके लिए काफी है। हाँ, और फिर भी अगर वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, सब कुछ तो कर दिया। तो ये सोचना सही नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे अपनी माँ के साथ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाते हैं तो वो जीवन भर इमोशनली एंग्शियस रहते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि किसी की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई हो और वो माँ बन गई है पर अभी भी इमेच्योर है और उसे पेरेंट करना आता ही नहीं है, तो वो अपने बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाती है। या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि शादी हो गई पर माँ मेंटली इमोशनली तैयार नहीं थी, उसको इन लॉज ने या सोशल प्रेशर की वजह से उसे फोर्स किया गया और इसलिए उसने जन्म तो दिया पर वो बच्चे से एक रिजेक्शन उसके मन में है, वो सबकॉन्शियस माइंड में उसे रिजेंट कर रही है क्योंकि वो अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी। कई ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे माँ खुद जो है वो इमोशनली इनसिक्योर होती है क्योंकि उसे अपनी माँ से बचपन में सिक्योर अटैचमेंट नहीं मिली है। तो ऐसे लोग दे ही नहीं सकते हैं वो काइंड ऑफ सेफ इमोशनल बॉन्ड और जो इमोशनल अट्यूनमेंट होती है वो बच्चे के साथ बना नहीं पाते हैं। पर मैम ये ऐसा भी तो होता है कि फर्स्ट चाइल्ड में मेरे ख्याल से मैक्सिमम हर मदर उस चीज़ को नहीं समझ पाती है, मोस्टली आई थिंक। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को बच्चे के नॉन वर्बल सिग्नल्स जो हैं वो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने हैं। कई बार कहा गया है कि बच्चे के रोने के तरीके अलग अलग होते हैं। उसके भूख जब उसे लगती है तो वो एक प्रकार से रोता है, जब उसे डर लग रहा होता है तो उसका रोने का तरीका अलग होता है। और अब ये साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं कि ये आवाज़ें अलग अलग प्रकार की होती हैं। पर वापस आते हैं कारण की पे कि कई बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के बाद माँ को जो है पोस्ट नेटल डिप्रेशन हो जाता है। अब वो खुद ही अगर माँ डिप्रेस्ड है तो वो बच्चे की देखभाल अच्छे से कैसे करेगी, उसको प्यार कैसे दे सकेगी, इमोशनल बॉन्ड कैसे बना पाएगी। आई थिंक ये इशू जो है ना ये बहुत ही नेचुरल है, बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तो हमारे लिए वो चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में, बिकॉज हमारा फ्रीडम सडनली ख़त्म हो जाता है और हमारी पूरी जो लाइफ है वो रिवॉल्व अराउंड करती है एक बच्चे के। तो हम खुद से भी डील कर रहे होते हैं और बच्चे से भी डील कर रहे होते हैं। तो ये और ममता एक और कारण है कि जब वर्किंग मदर्स आज बहुत हैं तो 3 मैक्सिमम 6 महीने तक उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। तो 6 महीने के बाद जब मदर्स ऑफिस वापस जाती हैं तो बच्चे से दूरी पड़ जाती है और अब बच्चा सेपरेशन एंजाइटी फील करने लगता है। तो इसलिए अगर इन पहले 18 महीनों में माँ बच्चे के पास नहीं रहती या दूर हो जाती है या वो इमोशनली अट्यून नहीं हो पाती है बच्चे के साथ, तो बच्चे बहुत गहरा असर पड़ता है उस पे, क्योंकि वो सेफ और सिक्योर फील ही नहीं कर पाता है दुनिया में। इसलिए वो हमेशा इमोशनली इनसिक्योर रहता है बड़े होकर भी। आई थिंक आपके इस जवाब से बहुत सारी माँओं की चेतना जागेगी और वो समझेंगी कि कितना ज़रूरी है पेरेंटिंग, सही पेरेंटिंग आई थिंक। और शुरू के 18 महीने कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग कई बार ये बात समझते नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी मदर्स का ये होता है कि पहले जो 6 महीने होते हैं तब वो बहुत बच्चे की देखभाल करते हैं और 6 महीने तक तो बच्चा अभी स्ट्रेंजर्स को देख के डर नहीं रहा। उसकी इमोशनल जो सेपरेशन एंजाइटी होती है वो 7वें महीने में शुरू होती है। और उसी समय माँ भी अलग हो जाती है, तो घर गृहस्थी में बिजी हो जाती है, राइट, बाकी उसके जो काम काज होते हैं उसमें बिजी हो जाती है। तो ये बात हमारे दर्शकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि बच्चे के लिए वो पहले 18 महीने सिक्योरली अटैच होने के लिए आप पे निर्भर हैं कि आप उसे कितनी इमोशनल बॉन्डिंग कर पा रहे हैं, उससे कितने अट्यून हो पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब उस 18 महीनों में आप उसके पूरे जीवन को सिक्योर कर रहे हो, उसका प्रोग्राम बना रहे हैं आप। ओह माय गॉड।
दैट्स रियली आई ओपनिंग। तो मैम जैसे हमने ये समझा कि अटैचमेंट कब और कैसे शुरू होती है, हमारे बचपन से ही, गर्भ से ही शुरू हो जाती है। तो जैसे हमारी पर्सनालिटी होती है, उसके बहुत स्टाइल्स होते हैं, तो क्या अटैचमेंट के भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं? 1969 में एक रिसर्च स्टडी की गई थी जिसका नाम था स्ट्रेंज सिचुएशंस। ओके। इस स्टडी में बच्चों की माँ के साथ अटैचमेंट कैसी है इसको समझने के लिए 18 महीने के बच्चों को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाला गया और फिर उनके रिएक्शंस ऑब्जर्व किए गए। एक छोटे से कमरे में जिसमें बहुत सारे टॉयज पड़े थे, माँ और बच्चे को अकेला छोड़ दिया गया खेलने के लिए। फिर कुछ समय बाद माँ कमरे से बाहर चली गई और फिर लौट के वापस कमरे में आई। जब वो वापस कमरे में आई तो बच्चों का रिएक्शंस क्या था ये मॉनिटर किए गए और इसके बेसिस पे रिसर्चर्स ने 4 अटैचमेंट स्टाइल्स पाए। अच्छा। पहले ग्रुप में वो बच्चे थे जब माँ कमरे से बाहर गई तो वो एंग्शियस हो गए, पर जब माँ लौट के कमरे में वापस आई तो उसको देख के वो कंफर्टेबल फील करने लगे और शांत हो गए। अच्छा। इस बिहेवियर को सिक्योर अटैचमेंट का नाम दिया गया। दूसरे ग्रुप में ऐसे बच्चे थे कि जब माँ कमरे से बाहर गई तो बच्चे बहुत एंग्शियस हो गए और जब वो लौट के कमरे में वापस आई तब भी इन बच्चों को शांत करना असंभव था। अच्छा। इस ग्रुप को एंग्शियस अटैचमेंट का नाम दिया गया क्योंकि माँ को फिर से देखने पर भी बच्चे एंग्शियस ही रहे। तो बेसिकली वो इनसिक्योर एंशियस अटैचमेंट हो गया। बिल्कुल। तीसरे ग्रुप वाले बच्चे माँ के बाहर जाने पर और उसके लौटने पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा और इस ग्रुप को अवॉइडेंट अटैचमेंट का नाम दिया गया क्योंकि माँ को देखने के बाद जब वो वापस लौट के आई बच्चे माँ को अवॉइड कर रहे थे। मतलब दोनों सिचुएशन में वो नॉर्मल थे या अवॉइड कर रहे थे? जब वो माँ बाहर गई तो बच्चे बिल्कुल उनको फर्क नहीं पड़ा, वापस लौट के आई तब भी तो फर्क भी कोई नहीं फर्क पड़ा। नहीं पड़ा। ओके। मतलब ऐसे जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर कमरे में आया, स्ट्रेंजर कमरे से बाहर चला गया, हमें फर्क ही नहीं पड़ा। चौथे ग्रुप में वो बच्चे थे जब माँ बाहर गई और लौट के वापस आई तो वो बहुत स्ट्रेंज रिएक्शंस देने लग गए। कोई अपना सिर पीट रहा था और कोई डर के सहम के एक कोने में जाके बैठ गया था। इन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन एक्सपीरियंस हो रहा था। ये जो अटैचमेंट स्टाइल है ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्टाइल है क्योंकि इसमें जब माँ बाहर गई तो बच्चे बहुत एंग्शियस हो गए। जब माँ वापस लौट के कमरे में आई तो बच्चों को डर लगने लगा माँ को देखकर। इसका मतलब वो सेफ नहीं फील कर रहे थे माँ को देखकर। दूसरे, तीसरे और चौथे ग्रुप्स वाले जो बच्चे थे वो इनसिक्योरली अटैच्ड थे अपनी माँ से। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों ग्रुप्स में माँ के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बन ही नहीं पाई थी बच्चों की। ओके। तो मैम आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें ये 4 स्टाइल जो बताए हैं, तो इसमें आपने जिक्र किया इनसिक्योर एंशियस अटैचमेंट के बारे में। जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये इनसिक्योर एंशियस अटैचमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा और बताएं और ये कब और कैसे डेवलप होता है? तो ममता, ये समझाने के लिए मैं आपसे एक किस्सा डिस्कस करना चाहूँगी। बिल्कुल। नीलू एक यंग लड़की है और जब नीलू की माँ की शादी हुई थी तो कुछ दिनों बाद ही उसके इन-लॉज ने उन पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि जल्दी बच्चा करो, जल्दी बच्चा करो। नीलू की मदर उस समय जॉब करती थी, काफ़ी एम्बिशियस थी और वो मेंटली और इमोशनली अभी माँ बनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मतलब अभी अभी तो शादी हुई थी उनकी। तो वो चाहती थी कि मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूं, मैं कुछ बन सकूं अभी आगे जाके, पर रोज उनको ताने पड़ते थे, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। सोशल और फैमिली प्रेशर इतना था उनके ऊपर कि ना चाहते हुए भी उन्होंने जल्द ही नीलू को जन्म दिया।
नीलू बचपन में बहुत रोया करती थी और उसकी माँ को समझ ही नहीं आता था कि ये बच्ची इतना रो क्यों रही है। वो नीलू को रोते हुआ छोड़ देती थी कई बारी, ये सोच के कि अरे बच्ची आखिर थक के सो ही जाएगी। नीलू की माँ उसे प्यार बहुत करती थी, पर वो इमोशनली बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाती थी, घबरा जाती थी, क्योंकि उसने पहली बच्ची थी, समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 महीने के बाद नीलू की माँ ने फिर से जॉब रिजॉइन कर ली, ऑफिस चली गई वो वापस। उसने ये सोचा घर में दादा दादी हैं, आखिर संभाल लेंगे, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। पर घर पे जो मेड थी वो ही ज़्यादा नीलू को देखती थी, उसका ध्यान रखती थी और सब कुछ माँ को नॉर्मल लगने लगा। तो धीरे धीरे माँ का समय ऑफिस और घर के काम काजों में बट गया। वो नीलू को अटेंशन नहीं दे पाई। नीलू आज 23 साल की है और वो बहुत कोशिश करती है सबकी देखभाल करने की, सबको खुश रखने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर है कि अगर लोग मुझसे खुश नहीं होंगे तो वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे और मैं फिर से अकेली पड़ जाऊंगी। रोमांटिक रिश्तों में भी जो है नीलू काफ़ी एंग्शियस रहती है। उसे हर समय ये डर लगा रहता है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो किसी दूसरी ज़्यादा सुंदर लड़की के लिए मुझे छोड़ देगा। जब वो उसे टेक्स्ट करती है और अगर तुरंत बॉयफ्रेंड का जवाब नहीं आता है तब भी वो एंग्शियस हो जाती है। और अगर बॉयफ्रेंड उसका अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ वो कहीं डिनर पे या कोई प्रोग्राम बना लेता है, इससे बात नहीं करता है, इसको मिलने नहीं आता है, तो ये रोने लग जाती है, उससे झगड़ा करने लग जाती है, कंप्लेन करने लग जाती है कि तुम मेरी केयर नहीं करते हो, तुम मुझे निगलेक्ट कर रहे हो। नीलू रिलेशनशिप्स में बहुत एंग्शियस रहती है और बहुत नीडी और क्लिंगी रहती है वो। जब भी बचपन में माँ का पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा होता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल होता है बच्चे के लिए, मतलब कभी माँ तो बहुत अटेंशन दे रही है बच्चे को और कभी माँ उसे निगलेक्ट कर रही है, तो बच्चा आगे जाके एंग्शियस रहता है और जीवन भर वो इमोशनली इनसिक्योर हो जाता है। ऐसे बच्चों की बिलीव्स बन जाती हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं लव डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती और रिलेशनशिप्स और दुनिया दोनों ही मेरे लिए सेफ नहीं है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो एंग्शियसली अटैच्ड लोग ये प्यार के भूखे होते हैं और अगर इन्हें अटेंशन नहीं मिलती है तो ये सैड, लोनली और रिजेक्टेड फील करने लगते हैं। आई थिंक इससे बहुत लोग खुद को रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे अब कि वो क्यों रिश्तों में इतने नीडी हो जाते हैं, इतने क्लिंगी, जैसा कि आपने कहा। क्योंकि वो नीडी हो जाते हैं बट उन्हें ये रीज़न नहीं समझ में आता कि वो नीडी क्यों है। ये कहीं ना कहीं उनके बचपन में जो वो डिप्राइव्ड रहे हैं उस इमोशंस के, उसकी वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आई थिंक उनको तो ये समझ में आएगा ही कि उनका रीज़न क्या है, और जो ये देखकर जो वुड बी मदर्स हैं उनको भी ये समझ में आएगा कि हमें आगे चलकर अपने बच्चों के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट्स सो ट्रू। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि ये दोनों तरफ अप्लाई होता है। जो अडल्ट्स हैं वो अपने रिश्ते में देख सकते हैं कि अगर मैं नीडी हो रहा हूँ तो इसका कारण क्या है, और फिर मेरे को अपने पार्टनर से कैसे रिलेशनशिप बनाना है या मुझे अपने ऊपर क्या काम करना है। राइट। और अगर उनके बच्चे हैं या आगे बच्चे होते हैं तो उस पे भी उन्हें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार रिलेशनशिप अपने बच्चों से बनाएं कि हमारा तो जो हो गया वो हो गया, एटलीस्ट आने वाली जनरेशन सुधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी ये बात है। राइट। तो मैम, ये जो एंशियसली अटैच्ड जो लोग होते हैं उनको रिलेशनशिप में आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इन लोगों की फीलिंग्स जो होती हैं वो एक गाने में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्रेस की गई हैं, और शायद वो गाना आपको भी याद होगा
तेरे बिना जिया जाए ना। बिल्कुल ऐसा फील करते हैं एंग्शियसली अटैच्ड लोग अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में। हर समय वो रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके कुछ सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, ब्रूडिंग करते रहते हैं, एक तरह से ऑब्सेस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। वो अगर इनका पार्टनर इनसे कोई डिस्टेंट वे में या एक डिस्ट्रैक्टेड वे में बात करता है तो ये घबरा जाते हैं कि शायद ये मुझसे अब प्यार नहीं करता है। अगर ये इनका बर्थडे भूल जाते हैं या एनिवर्सरी भूल जाता है पार्टनर, तो ये बहुत हर्ट फील करते हैं और आसानी से माफ़ भी नहीं करते हैं। अगर पार्टनर बिना इनको बताए कहीं बाहर चला जाता है, मान लो अर्जेंट मीटिंग आ गई और पार्टनर इन्फॉर्म नहीं कर पाया एंग्शियसली अवॉइडेंट अडल्ट को, तो ये बहुत शक्की हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद पार्टनर मुझसे कोई सीक्रेट लग रहा है, और इनका सबसे बड़ा डर जो है वो ये है कि कोई इनके पार्टनर को छीन के इनसे ले जाएगा। इसलिए ये बहुत जेलस नेचर के भी होते हैं। जब ये डर बहुत बढ़ जाता है तो ये ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, ओवर आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, और कई बारी ये पार्टनर को इमोशनली मैनिपुलेट भी करते हैं। इन लोगों की सेल्फ वर्थ जो होती है वो काफ़ी लो होती है, इसलिए अक्सर ये अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे, मैं कुछ नहीं जानती, तुम इसलिए मुझे प्यार नहीं करते कि मैं इतनी सुंदर नहीं दिखती हूँ, या अपने आप को सेल्फ ब्लेम करना। पर मन ही मन वो चाहते हैं कि पार्टनर मुझे रीअश्योरेंस दे कि नहीं नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और अगर लंबे समय के लिए इनके पार्टनर इन्हें अटेंशन नहीं दे पाते, क्योंकि हो सकता है कि बिजनेस में अभी प्रेशर बहुत है, या इनका कोई प्रोजेक्ट ऐसा ऑफिस में आ गया है जिसकी वजह से इन्हें टूरिंग करनी पड़ती है, या इन्हें ज़्यादा ध्यान अपने काम पे देना पड़ता है, तो ये निगलेक्टेड फील करने लग जाते हैं और धीरे धीरे सैड होके और फिर डिप्रेशन की तरफ ये चले जाते हैं। तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में एंग्शियस अडल्ट्स जो होते हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करें और अपनी जो नीडी वाली फीलिंग है इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। मैम, आपने अभी जितनी भी बातें बताई ये एंशियसली अटैच्ड लोगों की, मुझे लगता है कि 80% लोग इस कैटेगरी में फॉल डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज 2 में से 1 पार्टनर तो ऐसा डेफिनेटली फील करता है। ये जो हर वक्त हमारा दिमाग, हमारा दिल, मतलब अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना, वही जज्बात, मतलब उसका एक मैसेज आ जाना, मतलब हमारा पूरा दिन बना देता है। और अगर उसके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज, तो वो पूरा दिन हमारा उस डर में बीतता है कि वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, कहीं वो बदल तो नहीं गया, कहीं मैं उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे जो आपने ये जो चीज़ें बताई है। पर इन सारी चीज़ों से डील कैसे करें? मतलब क्या कुछ आप टिप्स बता सकती हैं जिससे ये जो एंशियसली अटैच्ड लोग हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिले, प्लीज़? ज़रूरी है ये बात। एंग्शियसली अटैच्ड लोग जो होते हैं, इनको डर दूर करने के लिए अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीखना बहुत ज़रूरी है। और इमोशनल प्रोसेसिंग का मैं एक सिंपल तरीका आपसे शेयर करूंगी जो मैंने खुद बनाया है, और इसका नाम है सेटल। मतलब अपने इमोशंस को सेटल करना, SETL। तो जब भी आपको लगता है कि आप थोड़े से एंग्शियस हो रहे हैं या भावुक होते चले जा रहे हैं, डर लग रहा है, मन में ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो अपने बॉडी को स्कैन करके देखें कि मेरे शरीर में अनकंफर्टेबल सेंसेशंस क्या हो रहे हैं। तो ये हुआ S। फिर हम इन सेंसेशंस को मैच करेंगे कि ये कौन से इमोशन से मैच करते हैं। मान लो आपके शरीर में टाइटनेस फील हो रही है, मुट्ठी बंद हो रही है, सांस धीमी हो रही है, गला सूख रहा है, तो आप मैच कर पाएंगे कि ओहो, इसका मतलब ऐसा तो मैं तब फील करती हूँ जब मुझे डर लगता है। तो सेंसेशन हो गया,
इमोशन हो गया। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे थॉट के साथ कि हमारे माइंड में इस समय कौन सा फियरफुल थॉट उभर रहा है। तो हो सकता है वो थॉट है कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत नाराज़ हैं और वो अब मुझे छोड़ देंगे। तो ये नेगेटिव थॉट जो आया, इसको हमने निगेट करना है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये सच नहीं है। और उसके लिए हम लॉजिक यूज़ करेंगे, मतलब अपने पीछे की ज़िंदगी में झांक के देखेंगे, प्रूफ ढूंढेंगे कितनी बारी मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है, मुझे एक्नॉलेज किया है। कोई भी ऐसी यादें फिर से दोहराएंगे अपने मन में, ताकि आप अपने आप को एविडेंस दे सकें कि इस समय मेरा मन जो ये फियरफुल थॉट सोच रहा है ये सही नहीं है। तो अपने फियरफुल इमोशंस को शांत करने के लिए सेटल ज़रूर इस्तेमाल करें। एस, सेंसेशन, इमोशन, थॉट, लॉजिक। वाओ। तो बेसिकली हमें इमोशनली स्टेबल होने के लिए इमोशनली सेटल होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ये हुआ पहला मेथड। दूसरी चीज़ जो एंग्शियस अडल्ट्स को करनी चाहिए वो है कि आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, डेली वॉक्स हो। अगर आप और कुछ नहीं कर पाते हैं तो वॉक्स हो, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एक नेचुरल रिलीज करती है अंदर से एक हार्मोन जिसका नाम है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो होते हैं ये एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। तो क्योंकि एंग्शियस लोगों की एक ब्रूडिंग सैड वाली नेचर होती है, ये एंटी डिप्रेसेंट नेचुरल जो है ये आपको शांत करेगा, ये आपको बेटर फील कराएगा। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि किसी ना किसी पर्पसफुल एक्टिविटी या मीनिंगफुल एक्टिविटी पे आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आप बिना किसी फोकस के बैठे रहेंगे पूरा दिन तो माइंड सिर्फ रिश्ते की तरफ जाएगा, पार्टनर की तरफ जाएगा, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। तो उससे बेटर है कि आप जब किसी मीनिंगफुल पर्पस में अपना ध्यान देते हैं तो आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इससे हमारे दोनों काम पूरे हो रहे हैं, हमारा अटेंशन जो है एक चैनलाइज्ड है प्रॉपर वे में, और दूसरा हमारी सेल्फ वर्थ भी इम्प्रूव हो रही है। और चौथा जो मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, वो इनको अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करना है। उसका नाम है कडल थेरेपी। तो 15 मिनट के लिए ये रोज़ अपने पार्टनर को कडल करें, बिकॉज उस समय इनकी बॉडी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है, और ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है, जिससे ये ज़्यादा कनेक्टेड और क्लोजली कनेक्टेड फील करते हैं अपने पार्टनर से। तो अगर ये चारों चीज़ें एंग्शियसली अटैच्ड लोग अपने जीवन में रेगुलरली करने लगेंगे तो इन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। डेफिनेटली। तो मैम ये तो हमने जान लिया कि इनसिक्योर एंशियस अटैचमेंट क्या होती है, इसके क्या चैलेंजेस होते हैं और इससे हमें कैसे डील करना चाहिए। तो दूसरा जो इनसिक्योर अटैचमेंट है स्टाइल, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो अब हम बात करेंगे अवॉइडेंट अटैचमेंट की। राहुल का बचपन बहुत डिफिकल्ट था। उसके मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते थे, क्योंकि उसके पापा जितना कमा के लाते थे वो सब रेसेस में और जुए में उड़ा देते थे। जब राहुल का जन्म हुआ तो उसकी माँ को यही चिंता खाती थी कि कहीं बड़े होके राहुल भी अपनी पापा की तरह इर्रिस्पॉन्सिबल ना बन जाए। तो उसने बड़ी छोटी उम्र से राहुल को एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनाने की कोशिश की। बहुत स्ट्रिक्ट होती थी वो राहुल के साथ। घड़ी देख के, नाप तोल के वो राहुल को दूध देती थी, फीड देती थी, और बीच में अगर बच्चा भूखा होता था, रोता था, तो उसे वो रोते हुए छोड़ देती थी कि टाइम पूरा होगा तभी मैं इसको फीड दूंगी। बहुत छोटी सी उम्र में राहुल ये बात समझ गया था कि ये रोने से और फीलिंग दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, और वो इमोशनली शट डाउन हो गया था। उसने अपने माँ
पे डिपेंड करना छोड़ दिया, रोना धोना बंद कर दिया, अपने आप को सूद करने की कोशिश करता था वो, तो उसे इंडिपेंडेंट बहुत ही बचपन में होना पड़ गया कि अब मैं रोऊंगा, माँ तो मेरे पास आएगी नहीं, तो किसी तरह अपने आप को ही मैं कंफर्टेबल करूं। आज जो है राहुल 35 साल का है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसके, पॉपुलर भी बहुत है, वो प्रोफेशनली भी बड़ा अच्छा कर रहा है, इंडिपेंडेंट नेचर का है, ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स रही, पर सीरियस रिलेशनशिप आज तक उसका किसी के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि वो कमिटमेंट से डरता है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है उसकी अपनी फ्रीडम, इसलिए वो किसी एक रिश्ते के जाल में फंसना ही नहीं चाहता है। जब भी कोई लड़की उससे इमोशनली क्लोज आने की कोशिश करती है, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, तो वो उसे डंप कर देता है, ब्रेकअप ही कर देता है उसके साथ, क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की मुझे हर्ट करेगी और मैं इसे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मन ही मन राहुल चाहता तो है इमोशनल इंटीमेसी, पर उसे लगता है कि अगर मैं किसी लड़की के लिए फील करने लग गया तो जिस तरह बचपन में माँ ने मेरे को रिजेक्ट किया था, मेरी फीलिंग्स को, वैसा ही फिर से मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। इसलिए वो इमोशन लेस हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं बिल्कुल। तो जब भी माँ या प्राइमरी केयर गिवर बचपन में इन लोगों की फीलिंग्स को रिजेक्ट करते हैं या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, तो बच्चे अपनी फीलिंग्स को फील करना बंद कर देते हैं, इमोशनल ब्लॉक आ जाता है उनके अंदर, वो हर चीज़ दिमाग से करते हैं, दिल से नहीं करते हैं। फिर ऐसे लोग कमिटमेंट फोबिक होते हैं, वो किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड बना नहीं पाते। इसीलिए राहुल का भी जो रिश्ता है, बड़े सुपरफिशियल रिश्ते होते हैं, लड़कियां आती हैं, लड़कियां जाती हैं, वन नाइट स्टैंड्स होते हैं, पर वो किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाने से डरता है। ऐसे लोगों के बिलीफ होते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, मैं लवेबल हूँ, पर मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता हूँ। दुनिया और रिलेशनशिप्स दोनों ही सेफ नहीं है मेरे लिए। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अवॉइडेंट लोग जो होते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स को बचपन में रिजेक्ट किया गया था, इसलिए ये फील करने से ही डरते हैं। और जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन होती है फैमिली में, तो ये उसको किसी तरह से अवॉइड करना चाहते हैं। और अगर रिलेशनशिप में, इंटीमेट या रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई लड़की ज़्यादा इनके साथ इमोशनल हो गई, कमिटमेंट मांगने लग गई कि नहीं हमें शादी करनी चाहिए, तब तो ये बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं और इनके माइंड में एक ही ट्यून बज रही होती है, भाग मिल्खा भाग। ओह माय गॉड। तो दैट मीन्स क्योंकि बचपन में उनको अवॉइड किया गया, तो अब बड़े होकर वो हर सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसे मुझे ट्रीट किया वैसे ही मैं दुनिया को ट्रीट करूंगा। और कितना आसान हो गया, मतलब अभी तो हमने सिर्फ 2 ही स्टाइल को जाना है, इसी से हम कितने मतलब सहज भाव से समझ सकते हैं कि लोगों के बिहेवियर का रीज़न क्या है और कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। तो मैम, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के जो लोग होते हैं, तो इन लोगों के क्या चैलेंजेस होते हैं जब ये फाइनली किसी न किसी रिलेशनशिप में तो आते ही हैं, तो ये किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? तो इनसिक्योर अवॉइडेंट एडल्ट्स जो होते हैं, ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर की फीलिंग्स को ना समझते हैं, ना फील करते हैं, ट्रिवियलाइज कर देते हैं। अरे तुम जो फील कर रही हो ऐसा सच नहीं है, तुम ओवर थिंक कर रही हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो वो उनको बिल्कुल फीलिंग्स को कुछ अहमियत नहीं देते हैं, इसीलिए तो बॉन्ड नहीं बन पाता है और सामने वाला जो है वो रिजेक्टेड फील करने लगता है। और अगर इनका रिलेशनशिप एक किसी एंशियस इनसिक्योर के साथ हो गया, तब तो आप सोच ही सकते हैं कि वो बेचारे की क्या हालत होगी। मेरे दिल में बिल्कुल यही आया। तो जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन अगर बनती है, तो ये उनको घोस्ट कर देते हैं, मतलब
बिना बताए गायब हो जाएंगे। कई केसेस में क्लोजर तक नहीं देते अगर ज़्यादा इमोशनल या कोई कमिटमेंट लड़की इनसे मांगने लग जाए या लड़का मांगने लग जाए। तो रिश्तों में ये चाहते हैं कि ना मैं किसी को सहारा दूं और ना कोई मैं किसी पे डिपेंड करूं। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में ना सपोर्ट दे रहे हो और ना किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, इंटरडिपेंडेंस अगर नहीं है, तो वो रिश्ता क्या ही बनेगा। तो आप देख सकते हो एक बड़ा स्टैंड अलोन वाला रिश्ता हो जाता है। और अक्सर ये रिश्ते को और दूसरे पार्टनर को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें इन कंट्रोल रहना है और क्योंकि इनकी फ्रीडम की नीड बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ में कमिट नहीं करना चाहते ना ये लोग। तो ये खुल के अपने बारे में सब कुछ बताते नहीं हैं, बड़े सीक्रेटिव नेचर के होते हैं ये। और कई बारी देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनके मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं। क्या आपके साथ भी मेरा अफेयर चल रहा है और कोई एक मेरी बैकड्रॉप में कोई और भी लड़की है, मतलब आपसे टूट जाएगी या कल को आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन है। तो पर इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ इसलिए और इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर ये बहुत गहरा डर है कि मैं इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये नहीं है कि कॉन्शियसली वो किसी दूसरे को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वायर्ड है उनके मेंटल प्रोग्रामिंग में ये चीज़। तो मैम, ये जो अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग हैं, प्लीज़ इनकी हीलिंग के लिए भी कुछ टिप्स बताएं। तो अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोगों को अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए। इनकी जो इमोशनल वोकैबुलरी है ये बहुत लिमिटेड होती है। ये अक्सर सिर्फ दो ही इमोशन समझते हैं, एक होता है गुस्सा, एंगर, और दूसरा होता है डर, फियर। इसके अलावा जो इमोशंस होते हैं उनको ये ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर ये अलग अलग प्रकार के इनके अंदर जो भाव उठ रहे हैं उनको नेम करना सीखें। अब उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि इंटरनेट पे एक इमेज मिलती है जिसका नाम है इमोशन व्हील। अगर वो टाइप करके वो इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं तो उस इमोशन व्हील में 8 कोर इमोशंस जो होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं और उनकी रेंज मेंशन्ड होती है कि अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं और अगर गुस्सा थोड़ा सा आ रहा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो अपने अंदर जब भी किसी सिचुएशन में इनको कुछ फील हो रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ये इमोशन व्हील को रेफ़र करके देख सकते हैं कि ओके अब मुझे ये फीलिंग आ रही है। तो इससे इनकी इमोशनल वोकैबुलरी बढ़ेगी। जब वो अपने इमोशन समझ पाएंगे तभी वो सामने वाले के पार्टनर के इमोशंस भी समझ पाएंगे। तो ये तो इनके लिए पहली चीज़ है। दूसरी, इनके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में इन्होंने जितने इनकी फीलिंग्स थी इन्होंने बिल्कुल दबा दिए हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग वर्क करेंगे तो उनसे इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और तीसरा, इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ जो भी वो फील कर रहे हैं, मान लो अभी उनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं इमोशन क्या नेम करना है, पर वो सिचुएशन बता सकते हैं कि आज ऑफिस में ऐसा हुआ और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो पार्टनर के साथ डिस्कस करके ये इमोशंस के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का बॉन्ड बढ़ेगा और दोनों एक दूसरे से भागेंगे नहीं। तो जैसे अभी हमने 2 अटैचमेंट स्टाइल के बारे में जाना, तो अगर ऐसा हो कि जो एंशियसली अटैच्ड लोग हैं वो अगर अवॉइडेंट अटैच्ड लोगों से डील कर रहे हो, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो अवॉइडेंट अटैच्ड वाला इंसान है वो अपना प्यार दर्शाने लगे या थोड़ा चेंज हो जाए? तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझनी है कि एंग्शियस लोगों का जो बिहेवियर है वो क्लिंगी, नीडी होता है। वो जो चाहता है कि मैं पार्टनर के पास जाऊं, और जो अवॉइडेंट वाले का नेचर होता है वो दूर जाने वाला होता है। तो अगर कोई आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं तो वो क्या करेगा? आपको और ज़्यादा अवॉइड करेगा। पर अगर आप स्टेप बैक कर जाते हैं, थोड़ी सी स्पेस देते हैं, जब आप देखते हैं कि अभी ये
अनकंफर्टेबल हैं, कोई चीज़ इन्हें ट्रबल कर रही है, ये अपसेट है, थोड़ी स्पेस देना और फिर एक पीरियड के बाद उनसे जाके ये एड्रेस करना कि कोई प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर सकती हूँ अगर आप चाहो। तो ज़्यादा इमोशनल वे में नहीं डिस्कस करें, क्योंकि इनको प्रैक्टिकल वे ज़्यादा पसंद है। इनके साथ इनकी प्रॉब्लम्स आप अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से करें कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम मिल के सॉल्व कर सकते हैं, क्या चल रहा है, तो ये आपको रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप इमोशनल नीडी वे में जाओगी, क्योंकि जो एंग्शियस लोग होते हैं उनको लगता है कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे प्यार दो। अब जब वो खुद दिक्कत में हैं तो उस समय वो आपको प्यार नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम से डील करना चाह रहे हैं। उस समय आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। और अगर आपके फियर्स ज़्यादा बढ़ गए, पहले अपने इमोशन को प्रोसेस करें, फिर उनके पास जाएं। उतने में आप उनको स्पेस भी दे दोगे, फिर उनके पास जाएं और पूछें, एक मतलब क्लिनिकल वे में उनसे डिस्कस करना, अच्छा व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम, हम सॉल्व कर लेंगे इकट्ठे, ऐसे करने की कोशिश करें। तो फिर वो भी धीरे धीरे अपना प्यार शो करने लग जाते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करने लगेंगे कि अच्छा आप थ्रेट नहीं लगोगे ना। उनको थ्रेट किस चीज से आता है, डर किस चीज से लगता है? जब कोई बहुत फीलिंग दिखाए, बिकॉज फीलिंग्स की लैंग्वेज वो समझते नहीं है, पर दूसरी लैंग्वेज, प्रैक्टिकल लैंग्वेज समझते हैं, क्योंकि माइंड उनका बड़ा शार्प होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच पूरी समझ आती है उसे। तो उनकी फीलिंग्स को कैसे समझे कि वो सही में हमारे लिए फील करते हैं कि नहीं? अगर आप का कोई भी इनसिक्योर अटैच स्टाइल है और आप सिर्फ एक ये एपिसोड देख के समझ सकते हैं कि ये इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, जो हम टिप्स डिस्कस कर रहे हैं उनको वो प्रैक्टिस करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें उनकी चाइल्डहुड की कमी देख के कि उन्हें क्या नहीं मिला था, उनका क्या डर है, तो दोनों के बीच में एक लर्न्ड बिहेवियर वाली अटैचमेंट बन सकती है, जो एक सिक्योर रिलेशनशिप बन सकता है। इसमें दोनों की हीलिंग होगी और दोनों का रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग। तो मैम, ये हमने जाना 2 अटैचमेंट स्टाइल के बारे में। आपने 4 स्टाइल्स के बारे में बताया, तो मैं तीसरी जो स्टाइल है उसके बारे में जानना चाहूँगी। तीसरा स्टाइल जो होता है वो एंग्शियस और अवॉइडेंट दोनों का मिक्सचर होता है और इसे डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट कहते हैं। ये अक्सर उनमें पाई जाती है जिनको बचपन में उन्हीं के अटैचमेंट फिगर्स ने फिजिकली, इमोशनली या सेक्सुअली अब्यूज किया हो, या फिर उन्होंने बचपन में अपने अटैचमेंट फिगर को अब्यूज होते हुए देखा हो। तो जिन अटैचमेंट फिगर्स पे ये नन्हे से बच्चे अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डिपेंड करते हैं, जब वो ही सेफ नहीं है, जब वो वायलेंट हो जाते हैं, तो वो इन बच्चों को सेफ और सिक्योर कैसे फील करा सकते हैं? यहाँ पे जो अटैचमेंट फिगर है वो सेफ्टी का सोर्स नहीं, डर का सोर्स बन जाता है। और इसीलिए इन लोगों को इंटिमेट रिलेशनशिप्स में बहुत फियर होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे से सबसे नज़दीक जो है वो ही मुझे हर्ट करेगा, वो मुझे तकलीफ देगा। इसलिए इनके गहरे ट्रस्ट के इश्यूज बन जाते हैं। इनकी बिलीव्स होती हैं, मैं लवेबल नहीं हूँ, तुम सेफ नहीं हो, दुनिया और रिश्ते दोनों ही सेफ नहीं हैं। तो क्योंकि इन्हें ना तो लोग सेफ लगते हैं, ना अपने सेफ लगते हैं, ना दुनिया सेफ लगती है, तो ये अपने डर को दूर करने के लिए ज़्यादातर एडिक्शंस का सहारा लेते हैं। अल्कोहल, ड्रग्स, अनहेल्दी सेक्स, ये सारी चीज़ें इनके लिए एक सूदिंग का सोर्स बन जाती हैं कि मैं नशा करके सब अपने दर्द दुख भूल सकता हूँ। और इन्हीं लोगों में हम मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी पाते हैं। तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल जो है, ये सबसे डिफ़िकल्ट स्टाइल है सारे इनसिक्योर स्टाइल्स में से भी। और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कभी दूर कभी पास वाली इनकी जो हैबिट होती है। अच्छा।
क्योंकि ये अपने पार्टनर के साथ कभी तो बहुत क्लोजनेस और प्यार दिखाएंगे, ऐसे लगेगा कि बस तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और दूसरे मोमेंट में ये बिल्कुल कोल्ड और अलूफ हो जाएंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो पार्टनर जो है ये इन मिक्स्ड सिग्नल्स को वो समझ ही नहीं पाता है कि मतलब कुछ हमारे बीच में हुआ नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और कल तो तुम इतना प्यार दिखा रही थी और आज तुम्हें क्या हो गया। तो इसकी वजह से इनके बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और अक्सर ये रिलेशनशिप इनके टॉक्सिक हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रोफेशनल थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। ऑब्वियसली। तो मैम हमारी इस पूरी चर्चा में ये समझ में आ गया कि जो इनसिक्योर वे में अटैच होते हैं उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो और ये क्योंकि ये जो इनसिक्योरिटी है ये हमारे बचपन से आ रही है, तो हमें एज पेरेंट्स या हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिक्योरली अटैच करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पर ये हम कैसे करें? तो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक बच्चे सिक्योरली अटैच तभी होते हैं जब उनकी 5 कंडीशंस पूरी हों। पहला कंडीशन है कि बच्चा सेफ फील करता है, और ये तभी पॉसिबल है जब माँ बच्चे के पास रह के उसे सेफ फील कराती है, क्योंकि माँ से दूरी बच्चे को डेंजरस लगती है। दूसरा कंडीशन है कि बच्चे सीन और हर्ड फील करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर 18 महीनों, जो जन्म से 18 महीने होते हैं, माँ पास रह के बच्चे के नॉन वर्बल सिग्नल्स, मतलब उसकी अनकही बोली समझती है, प्रिडिक्टेबल वे में उसकी नीड्स सेटिस्फाई करती है, तो बच्चे का दुनिया में और रिश्तों में ट्रस्ट बनता है। तीसरा कंडीशन है कि बच्चा रीअश्योर्ड फील करता है, कंफर्टेड फील करता है, क्योंकि बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है ये अंडर डेवलप्ड होता है। वो अपने इमोशंस खुद रेगुलेट नहीं कर पाता, उसके लिए वो माँ पे डिपेंड कर रहा है। जब माँ इमोशनल बॉन्ड बनाती है तभी वो बच्चे के जो अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं, जैसे मैंने बताया था पहले कि उसका अकेलापन है, उसका डिस्कम्फर्ट या पेन है, उसको सूद कर सकती है। तो बचपन में जब माँ ऐसा करती है तो बच्चे के अंदर एक इमोशनल पैटर्न, एक मॉडल बन जाता है इमोशनल रेगुलेशन का, और बड़े होके वो इसी पैटर्न पे डिपेंड करता है अपने लाइफ के चैलेंजेस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इफेक्टिवली डील करने के लिए। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चौथा जो कंडीशन है वो कि बच्चा वैल्यूड फील करता है। जब पेरेंट्स बच्चे के होने पर खुशी दिखाते हैं, ना सिर्फ उसके कुछ करने पे, तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ ये डेवलप होने लगता है। और पांचवा कंडीशन है कि बच्चा सपोर्टेड फील करता है। जब माँ बच्चे के पास रह के उसको आसपास की दुनिया एक्सप्लोर करने देती है तो बच्चे का खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये 5 कंडीशंस अगर पूरे होते हैं तब ही जाके बच्चा जो है वो सिक्योरली अटैच होगा। और फिर जब ये एक सिक्योरली अटैच्ड अडल्ट होगा तो फिर इसके रिश्ते कैसे होते हैं? सिक्योरली अटैच्ड अडल्ट्स के रिश्ते बहुत हारमोनियस, बहुत रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये अडल्ट्स एक दूसरे की अपने पार्टनर की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और जब भी प्रॉब्लम पड़े तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन्हें प्यार देना और लेना दोनों ही आता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आर्ग्यूमेंट्स में, फाइट्स में, कोई ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं। उसको इनके जो रिएक्शंस होते हैं इनसिक्योर लोगों से कंपेयर करें तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ये लोग, और सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं कि अच्छा चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें हम एकजुट होके। ये नहीं कि मैंने अपने आप को सेव कर लिया और तुम भाड़ में जाओ, वो वाली बात नहीं होती इनमें।
तो जब भी कोई दिक्कत आती है, अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, आर्ग्यूमेंट होने लग गई है, तो पार्टनर उस समय उठ के चले जाएगा कि अभी और बात नहीं करेंगे, ठंडा होने दो, बाद में बैठ के बातचीत कर लेंगे। और फिर ठंडा होने के बाद जब दिमाग शांत होता है, तब पार्टनर से डिस्कस करेंगे, उसकी बात समझेंगे, उसका नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग अपने ऊपर भी बहुत सेल्फ वर्क करते हैं। रिफ्लेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन, जर्नलिंग, मतलब इनका सेल्फ ग्रोथ की तरफ एक ओरिएंटेशन रहता है ऐसे लोगों का। और ऐसा नहीं है कि सिक्योरली अटैच्ड एडल्ट्स होते हैं कि इनकी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ते भी हैं, डिसएग्री भी करते हैं, सब कुछ होता है, पर संभाल लेते हैं और प्रेम से संभालते हैं। डैमेज नहीं करते हैं एक दूसरे को, मैनेज करते हैं। कितना सुंदर बोला, मैनेज करते हैं। तो इनकी बिलीव्स जो होती है ना, वो है कि मैं लवेबल हूँ, तुमको ट्रस्ट कर सकता हूँ, दुनिया और रिश्ते दोनों मेरे लिए सेफ है। बहुत ही खूबसूरत। तो वैसे तो आपने बहुत कुछ बता दिया, पर फिर भी जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ और खास टिप्स है तो प्लीज़ दे दीजिए। मैं अपने दर्शकों के लिए 2 टिप्स देना चाहूँगी और बहुत स्ट्रांगली देना चाहूँगी। पहला, बच्चा तभी करें जब आप इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली तैयार हों। नहीं तो बड़े होके आपके बच्चों को इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं अपने रिलेशनशिप्स में, और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए अगर पहले आप साइकोलॉजिकली तैयार हो पेरेंटिंग के लिए, माँ बनने के लिए, तभी कीजिएगा। दूसरी बात, बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स का अटैचमेंट स्टाइल रिपीट करते हैं। इसलिए अगर आप इनसिक्योरली अटैच्ड हैं तो पहले अपनी हीलिंग कीजिएगा, क्योंकि हीलिंग करने के बाद ही आप अपने बच्चे को इमोशनली अट्यून्ड पेरेंटिंग दे पाएंगे और आपका बच्चा सिक्योरली अटैच हो पाएगा। मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने जितनी भी बातें बताई हमें अटैचमेंट स्टाइल को लेकर, मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद लोगों में बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो अपने अटैचमेंट स्टाइल को भी समझेंगे, सामने वाले के अटैचमेंट स्टाइल को भी समझेंगे, उनमें कंपैशन और बढ़ेगा। वो ये भी समझेंगे कि कब और कहाँ उनके साथ गलत हुआ, और वो ये भी समझेंगे कि वो कब और कहाँ किसके साथ गलत कर रहे हैं। और पेरेंटिंग कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, वो एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ बिल्कुल है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेरेंटिंग को निभाना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू ममता। अब हमारी यही उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस एपिसोड से अंडरस्टैंडिंग भी मिले, फ़ायदा भी मिले, और आने वाले जो हमारे आगे के छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनको ढेर सारा प्यार, इमोशंस, अट्यूनमेंट अपनी माँ से मिल पाए, ताकि आगे के बच्चे जो आने वाले हैं वो सिक्योरली अटैच्ड हो पाए। तो दोस्तों, आज हमने बात की रिश्तों में लगाव पर, और मेरी समझ ये कहती है कि जब लगाव में अहंकार का अ लग जाता है तो वो लगाव अलगाव बन जाता है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए रिश्तों में ईगो को कहें गो और प्यार को करें ग्रो। आज के लिए बस इतना ही, पर जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। न जाने ज़िंदगी का ये कैसा पड़ाव है, न जाने ज़िंदगी का ये कैसा पड़ाव है, हो रहा हमें आपसे लगाव है। तो आप भी अपने लगाव को हमसे बढ़ाएं, हमारे शो को देखते रहिए। आपसे विदा लेती हूँ, अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय।